नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की संपूर्ण तैयारी विमल सर के साथ। आज से हम फिर से 25 एमसीक्यू देखेंगे। प्रतिदिन सुबह हमारी एमसीक्यू चलती है। आज फिर हम 25 एमसीक्यू देखेंगे जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा वाले साथियों के लिए, साथ ही साथ रेगुलर सीजी व्यापम से जो बीएड डीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है। देखो, आज का युग क्या है? वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग अर्थात अनुसंधान का युग है, विज्ञान का युग है, चमत्कार का युग है। और ऐसे युग में विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का ज्ञान जब बच्चों को दिया जाता है तो देखो, अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म संस्कार लाता है, ठीक है। अध्यात्म संस्कृति को जीवंत करता है। संस्कृति मतलब हमारे जो भारत की जो संस्कृति रही है, पुरानी संस्कृति, वो अध्यात्म से ही जीवित रहता है। इसलिए विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का होना आवश्यक है। इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर दूसरा। देखो, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है भाई, विद्यालय में कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है तो इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि जब विद्यालय में कार्यक्रम होता है तो उसे सीखने का अवसर तो मिलता है, साथ ही साथ जब बच्चे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, जिससे उसके आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। इसलिए ये सभी आ जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 28वां अर्थात तीसरा प्रश्न है आज का। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। देखो, कोई भी विषय है उसको बच्चों को हम सरल सहज तरीके से सिखाना चाहते हैं। एक शिक्षक के रूप में क्या गुण होनी चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी व्यक्तित्व या अभिव्यक्ति और सहृदयता। आत्मविश्वास तो है मान लो, ठीक है, लेकिन विषय का ज्ञान ना हो तो भी नहीं बनेगा। तो प्रभावी अभिव्यक्ति होना जरूरी है। सही तरीके से अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचा पाने का गुण सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर आप देखोगे ना क्या होता है, जो है कई जन देखिए जो 10वीं 12वीं पढ़े थे लड़का अब्बड़ होशियार रहते है ना, लेकिन जब वह पढ़ाए बर बोर्ड के सामने खड़े होते ना तो वह समझा नहीं सके अच्छे से। काबर ओकर में पढ़े के बहुत क्षमता है, लेकिन एक्सप्लेन अर्थात ओकर में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है, और वो जरूरी है। एक सामान्य जो मध्यम वर्ग के जो बालक है, मध्यम वर्ग के तात्पर्य है मतलब जो मीडियम पढ़ने वाला बच्चा है, वो भी बेहतर तरीके से सिखा देते। काबर काहे कि ओकर जो अभिव्यक्ति कौशल है वो इसने है ना, तो अभिव्यक्ति कौशल बहुत ज्यादा प्रभावशील होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य। विद्यालय में खेलकूद का आयोजन क्यों किया जाता है? ताकि छात्रों को किसी कार्य में लगाया जा सके, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाया जा सके, या प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करवाया जा सके, या बालक का सर्वांगीण विकास। तो भाई बिल्कुल डी वाला उत्तर सही है। सर्वांगीण विकास शब्द आ गया, ये पॉजिटिव है, तभी हम सही उत्तर पर पहुंच गए, है ना। अर्थात खेलकूद से बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सभी विकास होता है। इसलिए इसको सर्वांगीण विकास का नाम दिया जाता है। अब देखो, शारीरिक विकास तो होता ही है, सामाजिक विकास कैसे होगा? समाज जहां 4 लोग आपस में रहते हैं वहां होता है सामाजिक विकास, और खेल में सब लोग एक साथ खेल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या है? सामाजिक विकास अर्थात सामाजिकरण के गुण उनमें आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सभी विकास जो है खेलों के आयोजन से होता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ
संगठन के बारे में आपकी धारणा। भाई एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में, भाई एक छात्र है तो छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। आप मान लो आप छात्र हो ना, डीएड के छात्र हो, आपको अब उस दृष्टिकोण से सोचना है। तो देखो, इससे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। बिल्कुल सही उत्तर ये होगा, नेतृत्व की भावना, लीडरशिप की भावना, ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। लीडरशिप, नेतृत्व की भावना रहेगी तो आप में अभिव्यक्ति का कौशल आएगा। लीडरशिप की भावना रहेगी, आप में जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा, इसलिए नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए शिशु माला में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानियां सुनाना। शिशुओं के लिए शिशुशाला में, देखो अब शिशुशाला है, शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए, तो इस पे क्या होगा भाई? उत्तर आ जाएगा खेलों के अवसर प्रदान करना। ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए, शिशुओं को खेलने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। छोटे बच्चे भी खेलते हैं मेरे दोस्तों, उसको कुछ खिलौना पकड़ाओ वो खेलते हैं, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। उनमें क्या विशेषता हो? अच्छी पाठ्य पुस्तक की परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश या प्रकरणों की सूची बहुत से हो। भाई पाठ्य पुस्तक की प्रथम आवश्यकता है शिक्षकों के लिए, इसलिए शिक्षकों को निर्देश ज्यादा से ज्यादा दिया गया हो उस पाठ्य पुस्तक में, है ना। अब पाठ्य पुस्तक में शिक्षकों को निर्देश दिया गया है तो वो निर्देश वो बच्चों को उसी के आधार पर फिर निर्देश दे सकता है। अगर शिक्षक समझेंगे तभी वो बच्चों को समझा सकता है ना भाई। तो शिक्षकों को निर्देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ये बिल्कुल डी वाला उत्तर सही है। आज जो है प्राइमरी स्कूल में जो स्थिति है वह बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो संतुलित नहीं है। भाई हर जगह शिक्षकों की कमी हो गई है, स्कूल एकल शिक्षकी हो गए हैं। आप देखते हो 5000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही शिक्षक काम करते हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर कोई गुरुजी ही नहीं है। तो यही प्रमुख वजह है कि प्राथमिक शाला में स्थिति जो है बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। ठीक है, डी आएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। मान लो कि सभी बच्चे एक ही समस्या को लेकर परेशान हैं तो आप एक शिक्षक के रूप में उसका समाधान करते हैं, एक एक करके सामूहिक ढंग से। भाई समस्या एक ही है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो उसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? समस्या एक है तो उसको हम सामूहिक ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपकी सही आलोचना करते हैं। देखो, जो आपकी सही आलोचना करते हैं उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। आपकी आलोचना करने वालों के साथ मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। भाई हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमको उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। मतलब एक मित्र के रूप में हमको उनके साथ व्यवहार करना है। भले ही वो हमको हमारी आलोचना करे, हमारी बुराई करे, है ना, पीठ पीछे हमको जो भी बोले, ठीक है, लेकिन हमको एक मित्र के रूप में व्यवहार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते। प्रभावी अध्यापक के लिए क्या चीजें निगेटिव है ना,
याद रखना भाई, यहाँ पर नहीं है, उत्तर भी निगेटिव वे में आना चाहिए। तो प्रभावी अध्यापक के लिए क्या चीज आवश्यक नहीं है? केवल दंड देने वाला हो, विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। मतलब इनमें से ये सही है, ये सही है, ये भी पॉजिटिव है और ये केवल दंड निगेटिव है, इसलिए इसका उत्तर निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ए केवल दंड देने वाला हो, ये इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल अगला है हमारा। देखो भाई, सवाल नंबर 37 है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। अब ये जो प्रभावी संप्रेषण है वो कैसे संभव होगा? ए, श्रोता के स्तर को जानकर, बी, आपके उचित शब्द प्रयोग से, सी, आपके विस्तृत ज्ञान से, या डी, जोर से बोलकर। संप्रेषण की बात आ रही है, मैंने संप्रेषण वाली क्लास ले लिया है, बात आ रही है संप्रेषण की। संप्रेषण कब होगा? जब दो व्यक्ति होंगे। क्या होंगे भाई? ये कुछ बोला, उनके कथन को ये सुना और ये बोला, मतलब एक दूसरे के जब कथन को सुनकर जब बोला जाएगा तब वहां पर प्रभावी संप्रेषण होगा। अर्थात ये मान लो वक्ता है, ये श्रोता है, अब भाई ये जो बोलेगा ये सुनेगा, ये बोलेगा ये सुनेगा, है ना। तो श्रोता के स्तर को जान करके जो बातचीत करता है वही क्या होगा? प्रभावी संप्रेषण होगा। ठीक है, तो ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्म गुरु के ऊपर। तो भाई बात हो रही है नैतिक शिक्षा की, तो नैतिक शिक्षा कभी समाज नहीं देगा। बच्चा समाज में पढ़ने जाएगा क्या? अभिभावक के ऊपर नहीं, धर्म गुरु के ऊपर नहीं, स्कूल में ही वो नैतिक शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है वो तमाम चीजें वो स्कूल में सीखने लगता है, इसलिए स्कूल के ऊपर रहता है नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। देखो, छोटे बच्चों को शिक्षा देना है, ठीक है, लेकिन उनके साथ लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या विद्यालय जाने का बोझ, तो जो बोझ है उसमें होमवर्क वाली गृह कार्य का बोझ हमको छोटे बच्चों को नहीं देना है। उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो ये अपेक्षित नहीं है भाई, क्वेश्चन निगेटिव में है, आंसर भी निगेटिव में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं भाई अगर मोर पढ़ाए लइका हा उन्नति करी, आगे चल के वो इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, शिक्षक बनी, वैज्ञानिक बनी, तो भाई एक गुरुजी ला तो अच्छा महसूस हो ही ना। आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि, तो ये आत्मग्लानि होगा नहीं, ईर्ष्या भी नहीं होगा, तो प्रसन्नता की भावना और आत्मसंतोष की भावना, ये दोनों चीजें होगी। लेकिन इनमें से सबसे अधिक जो एक शिक्षक महसूस करेगा, क्या महसूस करेगा मेरे दोस्तों? तो सबसे अधिक वो महसूस करेगा आत्मसंतोष की भावना। भाई उसको आत्मीयता, आत्मसंतोष होगा कि मोर पढ़ाए लइका आज शिक्षक बन गया, आज वैज्ञानिक बन गए करके, है ना भाई। उसमें आत्मसंतोष की भावना आएगी कि मैं जिसको पढ़ाया आज बड़े बड़े पद पर है ना, तो आत्मसंतोष महसूस करेगा, ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मानव के व्यक्तित्व का या छात्र छात्राओं का? समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है भाई। जब आप शिक्षा देते हो ना तो शिक्षा से समाज में सुधार आएगा, और जब समाज में सुधार आएगा तो समाज में सभी वर्ग के लोग हैं, अर्थात सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे
किस चीज को प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचार को या आस्था को? भाई एक अध्यापक हैं, एक विज्ञान विषय के अलावा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सटीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। भाई हर चीज को हमको तर्क करके सोचना है, वैज्ञानिक तरीके से सोचना है ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो जी, और पढ़े लिखे लोग ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते, उनको तर्क करता है उन पर, है ना, वैज्ञानिक शोध करता है, उसके आधार पर फिर वो एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 43 है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करोगे? मान लो आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आपने कुछ गलती कर दी और बच्चा जो है उस गलती को आपको बताया, तो आप क्या करोगे? छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्र को चुप रहने को कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगे? भाई अगर आपने गलती किया तो आप उसी समय स्वीकार करो, अगर आप स्वीकार नहीं करोगे ना तो बच्चा उस गलत को ही सही समझने लगता है। इसलिए आप भले ही वहाँ एक शिक्षक हो मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आपने गलत पढ़ा दिया आप तुरंत स्वीकार कर लो, और तुरंत स्वीकार करने से क्या होगा, उसमें सुधार लाया जा सकता है ताकि अगली पीढ़ी उसको या वही पीढ़ी सही तरीके से ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? भाई आप एक शिक्षक हो, आपको लगता है कि आपका हेडमास्टर कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो उच्च अधिकारियों से आप शिकायत करोगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उसकी तरफ अनदेखा कर देंगे या साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? आपके मेन गुरुजी ना, आपके हेडमास्टर ही गलत काम कर रहा है, इस स्थिति में आप डायरेक्ट जो है उसके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकते। पहले तो आप उसको समझाइए, आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए कि सर आप जो कर रहे हो वो गलत है ना, ऐसा नहीं करना। तो इस तरह से आप पहले समझाओ, समझ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हो, है ना भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 45, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? देखो प्रौढ़ शिक्षा मतलब बड़े बुजुर्गों को जो शिक्षा दी जाती है ना, तो सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, तो ये है गैर सरकारी समितियों के हाथ में होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा की जिम्मेदारी गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है, देखो आप हर महीने मान लीजिए अब माता पिता को बुलाते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में आइए, ठीक है। अब बच्चों के माता पिता नहीं आते, मान लीजिए कोई अभिभावक आपसे मिलने नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? बच्चों को क्या दंडित करोगे? बालक पर ध्यान नहीं दोगे, या उनसे स्वयं मिलने जाओगे, या अभिभावक को पत्र लिखेंगे? तो भाई आप ये दोनों में से कोई तरीका अपनाओगे, सी और डी में से, ठीक है। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स मीटिंग में आपके बच्चों के अभिभावक नहीं पहुंच रहे हैं, अब यहाँ पर मान लो आप स्वयं उनसे मिलने जाओगे, तो एक अभिभावक नहीं है, अभिभावक तो सैकड़ों हैं, आप उसी में पूरा फोकस नहीं कर सकते, है ना। अब आपको उसी में फोकस तो आप कर नहीं सकते, तो अब आपको क्या करना है भाई? आप उनको पत्र लिख सकते हो, अभिभावकों को आप पत्र लिख सकते हो ताकि वो उस पत्र का जवाब दे सके, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है प्रक्रिया अपना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। अब संघर्ष का दूषित परिणाम, भाई शिक्षक आपस में संघर्ष करते हैं, है ना, उसका क्या परिणाम होगा? शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ना, पाठ सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, या प्रधान पाठक तथा अध्यापकों के संबंध खराब होना। भाई अगर बीच बीच में लड़ाई झगड़ा होते, गुरुजी मन निष्ठापित से झगड़ा लड़ाई करत थे, तो भाई ये मैं हेड मास्टर और गुरुजी मन के बीच के जो संबंध है खराब हो जाही, है ना। कई
स्कूलों में ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, छात्रों का व्यवहार बिगड़ेगा ही, यहाँ पर शिक्षक प्रधान पाठक का संबंध खराब होगा, ये आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? भाई अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। देखो, अनुशासन बनाना है तो कक्षा का जो प्रबंधन है वो अच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, अनुशासन बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। ठीक है, चलिए 49 प्रश्न है। और किसी विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। देखो, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट, रूसो, प्लेटो, एडलर, बटलर। तो किसने कहा मेरे दोस्तों? प्लेटो ने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान है। प्लेटो का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किसी विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। ये किसने हैं? तो फ्रॉबेल, हर्बर्ट, प्लेटो या कमिनियम। तो हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं भाई? 5 चरण। तो ये तो रहा आज की सेशन का कुल 25 MCQ क्वेश्चन, जिसको हमने करवा दिया। प्रतिदिन मॉर्निंग में हमारी MCQ सीरीज चलती है और आज का MCQ सीरीज समाप्त होता है। अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करें। प्रतिदिन एक MCQ और 2 थ्योरी क्लासेस जो कि आपको दोपहर और इवनिंग में मिलेगी। ठीक है, तो चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क आप हमारे साथ कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।